चीज आपको क्लियरली दिख रही होगी। द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट्स बीइंग 11 centimeter. In equilibrium, the separation between the balls is 3 centimeter. Find the mass of each ball and the tension in the string. The charge on each ball has magnitude 2 into 10 to the power minus 8 coulomb. तो सिंपल इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, तो याद कीजिए कूलम्स लॉ क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स क्या लगता है। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए और फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए फटाफट डिस्कशन करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब ऑब्वियसली दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस अट्रैक्शन की वजह से इनका इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ ऐसा होगा। अब किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को ले सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम है, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो क्या क्या फोर्सेस होंगे इसके ऊपर? फोर्सेस होंगे mg और टेंशन, और इस तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो इन तीनों फोर्सेस के अंडर ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये चार्ज क्या है, ये इक्विलिब्रियम है। यानी फटाफट अपने को क्या करना चाहिए, फोर्सेस बैलेंस कर देनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा तरीका क्या होगा, इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर लेते हैं सारे फोर्सेस को, तो अपना काम हो जाएगा। ओके, यानी कि मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा ये एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा कैसे निकाले, चलिए सोचते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ हमें 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का लेंथ जो हो गया वो 5 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिया हुआ है हमें कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो सेपरेशन है ये कितना हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि बचा कितना, 11 माइनस 3, 8 सेंटीमीटर बचा। सिचुएशन बिल्कुल सिमेट्रिक है, इसका मतलब यहां पे भी 4 सेंटीमीटर होगा और यहां पे भी 4 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं? यानी कि अब मुझे दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दिख रहा है कि नहीं आपको? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक साइड 4 सेंटीमीटर, दूसरा साइड 5 सेंटीमीटर। तो तीसरा साइड क्या होगा, ऑब्वियसली तीसरा साइड 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी कि यहां से हम थीटा का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब फटाफट क्या करते हैं, टेंशन को रिजॉल्व करते हैं। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा टी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा टी साइन थीटा। अब क्या करें, इस टेंशन को भूल जाते हैं। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए हम लिखेंगे कि जो टी साइन थीटा होगा वो हो जाएगा इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, बहुत सिंपल, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो इक्वल है, उसको Q ले लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख सकते हैं कि टी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू mg। ओके, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, अभी हमें m निकालना है। यानी कि टेंशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर टेंशन को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन mg r स्क्वायर। ओके, और यहां से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से m का वैल्यू आ जाएगा k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई g tan थीटा r स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें फटाफट सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। k का वैल्यू क्या होता है, k होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, याद है कि नहीं? SI यूनिट्स में इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, q का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 दिया हुआ है। यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई g को 10 ले लेते हैं। tan थीटा इस ट्राइंगल से आराम से निकाल सकते हैं। ओके, इस ट्राइंगल से tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि हो जाएगा 4 और 3 चला जाएगा ऊपर, और फिर r स्क्वायर हमारे पास, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जो कि 3 सेंटीमीटर है। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ऑब्वियसली SI यूनिट्स। तो देखते हैं, ये 4 और ये 4 गया, ये 9 और ये 9 गया। ओके, ये 10 से ये बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3,
अब अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 इंटू 10⁻−13 और 10⁻−13 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 हो जाएगा 10⁻4 kg। ओके, सब कुछ हमने किस में लिखा है, सब कुछ हमने SI यूनिट्स में लिखा है, तो मेरा आंसर जो आएगा वो भी SI यूनिट्स में आएगा, है कि नहीं। अब इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.3 ग्राम। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, KQ1Q2/r²। इक्विलिब्रियम है, सारे फोर्सेस को बराबर किया, आंसर निकाल लिया, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि हमें टेंशन निकालना है। टेंशन कैसे निकालें, बहुत सिंपल है, T cos थीटा इज इक्वल टू mg यूज कर सकते हैं, m हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ओके, तो टेंशन निकालने के लिए हम बोलेंगे कि T cos थीटा इज इक्वल टू mg, यानी कि T इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई cos थीटा। m का वैल्यू था 3 इंटू 10⁻⁴ kg, g का वैल्यू है 10 और cos थीटा इस ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं। क्या वैल्यूज थे हमारे पास, ये 5 था, ये 4 था और ये 3 था और ये था थीटा। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 3 और ये 3 गया और मेरे पास आ गया 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और ये होने चाहिए हमारे आंसर्स। मास है 0.3 ग्राम और टेंशन है 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो मैं पीछे जा रहा हूं, फटाफट अगर आपको इसको नोट करना है तो फटाफट नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे तुरंत बढ़ते हैं। ओके, गो फॉर इट। ऑलराइट, डन, क्लियर। तो आंसर्स तो निकल गए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास है 2 कॉन्सेंट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल्स। ध्यान दीजिएगा क्या है, स्फेरिकल शेल्स। तो एक का रेडियस है r1 और दूसरे का रेडियस है r2। ऑब्वियसली दिख रहा है कि r2 इज ग्रेटर देन r1। और Q1 है अंदर वाले शेल के ऊपर टोटल चार्ज और Q2 है बाहर वाले शेल के ऊपर टोटल चार्ज। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ r फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस। ठीक है, r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो r इज लेस देन r1। दूसरा सिचुएशन क्या है कि r इज बिटवीन r1 एंड r2 और तीसरा सिचुएशन है r इज ग्रेटर देन r2। ओके, तो याद कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल क्या होता है, बाहर क्या होता है, अंदर क्या होता है, इसको रिकॉल कीजिए, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए, फिर डिस्कशन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑलराइट, ठीक है, तो फटाफट इस चीज को रिवाइज करते हैं। अगर रिवाइज कर ही रहे हैं तो पोटेंशियल भी रिवाइज कर लेते हैं, फील्ड भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल शेल के लिए, और ये क्या है, आउटसाइड पॉइंट। एक स्फेरिकल शेल के बाहर कोई पॉइंट है और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है कितना, r। तो पोटेंशियल कितना हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है KQ/r, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, KQ/r²। ओके, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड्स, करेक्ट। ओके, इनसाइड में क्या हो जाता है, इनसाइड में क्या कहानी हो जाती है, इनसाइड में ये कहानी हो जाती है कि एवरीवेयर इनसाइड द स्फेरिकल शेल पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है, KQ/R। जहां r क्या है, r है उसका रेडियस, यानी कि किसी भी पॉइंट अगर अंदर के बारे में बात करें तो उसका जो पोटेंशियल होता है दैट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सरफेस पोटेंशियल। ठीक है, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फील्ड क्या होगा, फील्ड हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए बड़ी सीधी सी बात है, स्फेरिकल शेल है, बाहर में फील्ड हो जाएगा KQ/R², अंदर में फील्ड हो जाएगा 0, खत्म कहानी। ठीक है, तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, बहुत ही कम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो पहला सिचुएशन क्या है, पहला सिचुएशन है कि स्मॉल r इज लेस देन r1, यानी कि ये अंदर वाले शेल के भी अंदर है
और बाहर वाली शेल के भी अंदर है, तो ये पॉइंट क्या है, ये एक इंटरनल पॉइंट है दोनों शेल के लिए। तो फील्ड क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा 0+0, है कि नहीं? ठीक है, बाहर वाले शेल के लिए भी फील्ड 0, अंदर वाले शेल के लिए भी फील्ड 0। तो खत्म कहानी। पहला आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन के लिए आ जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब क्या है, अब ये एक शेल के बाहर है, जो अंदर वाला शेल है, जो शेल 1 इसको कह लेते हैं, चलो शेल 1 और शेल 2। तो जो अंदर वाला शेल है या शेल 1 है, उसके लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और जो शेल 2 है उसके लिए क्या है, ये इंटरनल पॉइंट है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ओके, अंदर वाले शेल के लिए हो जाएगी KQ1/R², और बाहर वाले शेल के लिए हो जाएगी 0, है कि नहीं? यानी कि नेट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, KQ1/R²। और ये R वेक्टर का क्या मतलब है, ये R यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स, एक यूनिट वेक्टर है रेडियली आउटवर्ड्स, तो ये इसका डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर, बहुत सिंपल है। फटाफट थर्ड ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अब यहां पे हमारे पास क्या है, ये फील्ड है, फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, जो कि शेल 1 के लिए भी बाहर है और शेल 2 के लिए भी बाहर है। यानी कि शेल 1 के लिए फील्ड कितना हो जाएगा, KQ1/R², और शेल 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ2/R²। यानी ये बन जाएगा KQ1+Q2 डिवाइडेड बाई R²। और ऑब्वियसली फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो रेडियली आउटवर्ड्स, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, खत्म कहानी। की कॉन्सेप्ट क्या है, स्फेरिकल शेल के कारण फील्ड क्या होता है, बाहर होता है KQ/R², अंदर होता है 0। ओके, परफेक्ट। तो ये बात अगर क्लियर है तो फटाफट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो फील्ड की हमने कहानी की और या पोटेंशियल की कहानी की, ये आपको हर तरह के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए पता होना चाहिए, आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, स्फेरिकल शेल के कारण क्या होगा, सॉलिड स्फीयर के कारण क्या होगा, एक आर्क के कारण क्या होगा, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होगा। ठीक है, ये सब आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, एक रिंग के कारण क्या होगा, एक रिंग के कारण एक्सिस पे क्या होगा, ये सब कुछ आपको बिल्कुल प्रॉपरली याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन है हमारे सामने। तो एक सर्कुलर आर्क है, क्या ये एक हाफ रिंग है। ठीक है, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज है पाई नैनो कूलम। तो हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये पॉइंट O ऑफ दिस रिंग। तो फटाफट रिकॉल कीजिए कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके सेंटर पे। इसको रिकॉल कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, याद आया? ओके, मान लीजिए हमारे पास ये एक आर्क है, इस आर्क का रेडियस है R, और इस आर्क के ऊपर एक यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। ठीक है, और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ये एंगल है थीटा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे। अब कॉमन सेंस बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ही होगा, है कि नहीं? सिमेट्री से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ही होगा। अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। ये तो कॉमन सेंस है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाता है k लैम्डा डिवाइडेड बाय r इंटू 2 साइन थीटा बाई 2, जहां थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट द सेंटर। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपली इसको यूज करना है, डायरेक्ट वैल्यूज डालने और आंसर निकाल लेना है। तो इस प्रॉब्लम में पूरी कहानी क्या थी, ये चीज को याद रखना। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k लैम्डा बाई r 2 साइन थीटा बाई 2। तो
तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, k का वैल्यू अपने को पता है 9 इंटू 10⁹ होता है। लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई ये लेंथ क्या है, हाफ पेरीमीटर यानी कि पाई आर, और ये आर पहले से हमारे पास, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। अब ये थीटा क्या है यहाँ पे, या थीटा है 180 डिग्री, यानी कि थीटा 2 बन जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁹। क्यू का वैल्यू है पाई नैनो कूलम, यानी 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई पाई, और आर का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 0.2 मीटर, और स्क्वायर करके हो जाएगा 0.04 मीटर। साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1 और एक 2 है हमारे पास ये ऑलरेडी। ओके, सिंपल लगता है ये कैलकुलेशन। पाई और पाई तो गया, 10⁻9 और 10⁻⁻9 गया, ये 2 से ये 0.02 बन गया, यानी कि ये क्या बन गया, ये बन गया 9/2 इंटू 100, यानी कि ये बन जाएगा 450 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, या फिर न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डन, सिंपल सा चीज है। की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट है ये, और ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ओके, क्लियर, तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, डन, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, गिवन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड L, फाइंड E एट द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड सबको पता है ना क्या होता है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल उसका सेंट्रॉइड है, उस पे अपने को निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है, और क्या दिया हुआ है, ये जो साइड्स हैं ये लेंथ L के हैं, और रॉड AB और रॉड AC पे जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा, और रॉड BC पे जो डेंसिटी है वो है माइनस लैम्डा, यानी BC क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसको ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डायरेक्शन का खास ध्यान देना पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, एक यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, इसको रिकॉल कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वेक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सिमेट्री का भी बहुत सारा यूज किया जा सकता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट, अगर ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और ये रहा अपना पॉइंट जहां पे अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है कि यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ठीक है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहेंगे डी। क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। उसके बाद जो इस रॉड की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, इस रॉड के जो एंड पॉइंट्स हैं, उनसे पॉइंट पी को ज्वाइन कर देना है। ये एंगल को हम कहेंगे θ1, इस एंगल को हम कहेंगे θ2। याद रखिएगा, ये एंगल हमेशा कहां से मेजर होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर से ये एंगल मेजर होगा। ठीक है, अब मैंने लैम्डा को क्या माना है, मैंने लैम्डा को पॉजिटिव माना है। अगर मैंने लैम्डा को पॉजिटिव माना है तो EX का डायरेक्शन ये हो जाएगा और EY का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो फॉर्मूला में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो सिंपली डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ठीक है,
कोई टेंशन इसमें? तो अपने को क्या करना है, ई एक्स और ई वाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो, उसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो हम ब्रेक कर ही सकते हैं। यानी ई एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा के लैम्डा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। और ई वाई का जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, अब ये तो की कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अच्छी बात क्या है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अच्छी बात ये है कि सिमेट्री है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। दिख रहा है कि नहीं आपको? यहां से अगर मान लीजिए इस रॉड एसी की बात करें, तो इस रॉड एसी पे हमने एक परपेंडिकुलर गिराया। ठीक है, ये सेंट्रॉइड है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ये बेसिकली कहां लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, है कि नहीं? यानी कि सिमेट्रिकल सिचुएशन। अगर सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो क्या हो जाएगा, अगर सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं थीटा वन और ये मान लेते हैं थीटा टू। तो सिमेट्रिकल सिचुएशन में थीटा वन इक्वल टू थीटा टू हो जाएगा, है कि नहीं? चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, यानी कि अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट अगर सेलेक्ट किया है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली थीटा वन थीटा टू इक्वल हो जाएगा, थीटा वन थीटा टू, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो ई वाई है ये जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में जहां में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है, उसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ई वाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ किसकी चिंता करनी है, ई एक्स की चिंता करनी है। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? परफेक्ट। यानी कि अब ई एक्स की चिंता करते हैं और यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं रॉड ए बी के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो पहला क्या काम किया हमने, यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा अपना डी। ओके, अब ये जो एक्सट्रीमिटीज हैं इनसे हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब ये पूरा एंगल कितना हुआ करता था, 60 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना हुआ करता था, 60 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब है ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। डी को मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूं, ये एंगल हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री। सिचुएशन सिमेट्रिक है, यानी ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। ठीक है, अब एक और चीज हमें निकालनी है, क्या निकालना है हमें, डी निकालना है कि नहीं? हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। ओके, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ये जो ब्लू में मैंने ट्राइंगल बनाया, अगर इस ट्राइंगल को हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये जो डिस्टेंस है ये L बाई टू होगा, यानी कि tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इस ट्राइंगल से देखिए, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L अपॉन टू डिवाइडेड बाई डी। tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है √3, है कि नहीं? यानी कि √3 हो जाएगा L बाई टू डी, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू आ गया L अपॉन टू √3। आई बात समझ में? इसमें कोई तकलीफ? बेसिकली अपने को फॉर्मूला लगाना है जो अपने डिसाइड किया, तो थीटा वन थीटा टू चाहिए होगा और डी चाहिए होगा, यही वेरिएबल्स हैं। तो वो सारे हमने ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री यूज करके निकाल लिए। करेक्ट, यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा के लैम्डा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, डी का वैल्यू क्या है, L डिवाइडेड बाई टू √3 साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, यानी कि 2 साइन 60 डिग्री। 2 साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, यानी कि यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया 326 के लैम्डा बाई L। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये, है कि नहीं? चेक कीजिए, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये, अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर?
ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कीजिए, हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल दिया है रॉड AB के कारण। अब BC का भी सिचुएशन वैसा ही है, AC का भी सिचुएशन वैसा ही है, तो तीनों रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंट्रॉइड पे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, है कि नहीं, और इस चीज का हम फायदा उठाएंगे। तो पहले फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर लास्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम में चलते हैं। ऑलराइट, डन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया6k लैम्डा बाई एल। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सिमेट्री का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो AB के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा, AC के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा, और BC के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा। तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सोच लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि ये एक E है और ये एक E है। पहले इन दोनों E को निपटाते हैं। ठीक है, दो E है हमारे पास, AB के कारण एक E है ऐसा, और AC के कारण एक E है ऐसा। इन दोनों को पहले निपटाते हैं। क्यों आसानी से निपटा सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। जब दो वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं तो क्या होता है, जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहता है, एंड ऑब्वियसली वो एंगल बाइसेक्टर के थ्रू पास करता है। यानी इस E और इस E का रिजल्टेंट सिंपली कितना हो जाएगा, ये एक E। और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे BC के कारण जो एक और E है उसको हम जोड़ देंगे। तो इन दोनों E को जोड़ के हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2E, यानी कि हो जाएगा 12k लैम्डा डिवाइडेड बाई L। K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट L। ठीक है, और जो x एक्सिस और y एक्सिस हमें दिया हुआ है इसके हिसाब से इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन होगा -j। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट है एक स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये अगर हमें पता है और वेक्टर का थोड़ा सा आइडिया है, जो कि होना ही चाहिए इस स्टेज पे, तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहां पे भी सिमेट्री दिखे सिमेट्री का यूज कीजिए। ठीक है, सिमेट्री की समझ होनी चाहिए। अब तक आपने बहुत सारे सिमेट्रिकल सिचुएशंस देखे हैं, कैसे उन सिमेट्रिकल सिचुएशंस का फायदा उठाना है वो भी देखे हैं, तो वो बिल्कुल आपको यूज करना है, तभी क्वेश्चंस जल्दी बनेंगे, वरना मामला थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर, परफेक्ट। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं आपको बेसिकली हर तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, perfect, next question देखते हैं। A ring of radius r is having two charges q and 2q distributed on its two half parts। ठीक है, ये जो ऊपर का हाफ पार्ट है इसके ऊपर है चार्ज q, और जो नीचे का हाफ पार्ट है उसके ऊपर है चार्ज 2q। Find the electric potential at a point on its axis at a distance of 2√2r from the center। ये जो पॉइंट P है इस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज डालने की जरूरत तो नहीं है, आप इस चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। बेसिकली इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द रिंग। तो रिंग के कारण एक्सिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है उसको रिकॉल कीजिए, रिकॉल नहीं होता है तो 10 सेकेंड लगेगा, डिराइव कर लीजिए। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फिर इसका डिस्कशन करते हैं।
ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा आपको डेरिवेशन दिखाता हूँ। मान लीजिए आप याद नहीं भी रहा, क्योंकि याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, बट मैं आपको एक छोटा सा डेरिवेशन दिखाता हूँ जिससे हम एक रिजल्ट डिराइव करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक हम छोटा सा चार्ज लेते हैं डी क्यू। ठीक है, एक छोटा सा चार्ज लेते हैं डी क्यू। अब ये चार्ज इतना छोटा है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है, यानी कि इसको हम एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। ओके, यानी कि पॉइंट पी पे जो छोटा सा पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, पॉइंट चार्ज के कारण अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस को z कह लेते हैं, और ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, है कि नहीं। यानी कि dv का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k, चार्ज का वैल्यू है dq डिवाइडेड बाई z, है कि नहीं। सोच लीजिए, dv इज इक्वल टू k dq डिवाइडेड बाई z। तो ये जो पोटेंशियल है वो सिर्फ एक छोटे से इनफाइनेटेसिमल चार्ज के कारण है। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, k dq डिवाइडेड बाई z को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ध्यान से सोचिए क्या क्या कांस्टेंट टर्म्स है यहाँ पे। k तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, कोई टेंशन ही नहीं है, k कांस्टेंट है। z क्या है, तो और चार्जेस कहाँ है, और चार्जेस यहाँ है, यहाँ है, ये सारे जो चार्जेस है वो कहाँ है, वो इस पेरिफेरी पे ही तो है। आप उस पेरिफेरी से यानी उस रिंग के किसी भी पॉइंट से अगर आप एक डिस्टेंस लीजिए पॉइंट पी का, तो वो डिस्टेंस कितना आएगा, सोच के बताइए, वो डिस्टेंस कितना आएगा, वो डिस्टेंस z ही आएगा। ठीक है, कहीं से भी ले लीजिए, मान लीजिए यहां से ले लेते हैं तो भी ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये है कैपिटल R और ये है स्मॉल r, तो हमेशा अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर ही आएगा। यानी कि रिंग के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लीजिए, z जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, यानी कि k बाई z आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा dq का। dq का इंटीग्रल मतलब क्या है, सिंपल चार्ज क्या है, चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो dq का अगर इंटीग्रल करेंगे तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। यानी कि v को हम क्या लिख सकते हैं, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अंडर रूट, है कि नहीं। अब मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि ऊपर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ अलग है, नीचे का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ अलग है, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। तो मेरे रिजल्ट में कोई फर्क आएगा क्या, यहां मुझे क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू करना है। भले वो रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हो, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, कोई फर्क पड़ेगा टोटल चार्ज पे। ठीक है, वो रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हो या रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं हो, उस टोटल चार्ज ऑन द रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये जो मेरा पोटेंशियल का रिजल्ट आया के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या है, दिस इज बोथ फॉर यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि पूरे रिंग के लिए कोई भी अगर छोटा सा चार्ज ले ले पूरे रिंग के लिए, z क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, तो बचता क्या है, सिर्फ इंटीग्रल ऑफ dq, है कि नहीं। ठीक है, तो चाहे रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हो या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, रिजल्ट यही रहेगा। क्लियर। ठीक है, इसको अगर आप नोट करना चाहें तो फटाफट नोट कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डन। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे सिचुएशन क्या है, टोटल चार्ज कितना है, q प्लस 2q यानी कि 3q। ओके, z कितना हो जाएगा, z यहां पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2√2r का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, यानी कि हो जाएगा 3r। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल हो जाएगा k, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है 3q डिवाइडेड बाई z कितना है 3r। तो ये 3 और 3 गया और मेरा आंसर आ गया kq बाई कैपिटल R। करेक्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें याद रखना और कैसे डिराइव किया गया वो भी याद रखना है। ओके,
आई होप दिस इज क्लियर, और अगर क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रहा अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ थिन फिक्स्ड रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर has a positive charge 1 into 10 to the power minus 5 coulomb uniformly distributed over it. A particle of mass 0.9 gram and having a negative charge of 1 into 10 to the power minus 6 coulomb is placed on the axis at a distance of 1 centimeter from the center of the ring. ठीक है, डायग्राम में बहुत क्लियरली आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं। Show that the motion of the negatively charged particle is approximately simple harmonic. Calculate the time period of oscillations. ठीक है, एक रिंग के कारण अब आपको क्या सोचना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, एक्सिस पे उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फिर इसका डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक यूनिफॉर्म रिंग के कारण उसके एक्सिस पे। ठीक है, तो इसको जनरलाइज कर देते हैं, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, रेडियस है, और इसको स्मॉल आर ले लेते हैं। स्मॉल आर यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, डायरेक्शन तो बहुत क्लियर है, अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। ठीक है, अलोंग द एक्सिस, सिमेट्री बता रहा है कि अलोंग द एक्सिस ही होना है, और अगर नेगेटिवली चार्ज हुआ तो ऑपोजिट है कि नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आता है वो क्या आता है, वो आता है के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। खुदा न खास्ता आपको ये रिजल्ट नहीं याद है तो क्या कीजिएगा, अब उसको पूरा डिराइव करने तो नहीं बैठिएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट नहीं याद है तो पोटेंशियल का तो रिजल्ट याद ही होगा ना, वो तो बहुत सिंपल है। ठीक है, और पोटेंशियल का रिजल्ट तो 30 सेकंड 15 सेकंड में डिराइव हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, वो होता है के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अंडर रूट, ये पोटेंशियल होता है। ठीक है, यानी डिस्टेंस आर पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, उसका पोटेंशियल होगा ये। अब अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि ई कॉस थीटा जो होता है, अपने को पता है कि ई कॉस थीटा जो होता है वो होता है माइनस टीवी बाई टी आर, है कि नहीं। ई कॉस थीटा क्या होता है, माइनस टीवी बाई टी आर। तो ई कॉस थीटा क्या होता है, ई कॉस थीटा होता है जिस डायरेक्शन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो सिमेट्री से तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन इटसेल्फ आई वांट, करेक्ट। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम एक्चुअल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो dr है वो क्या है, वो एक्चुअल डायरेक्शन में ही है, करेक्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी किस डायरेक्शन में है, वो भी उसी डायरेक्शन में है। यानी कि यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा 1, थीटा यहाँ पे क्या है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 0, यानी कि cos 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि E आ जाएगा माइनस टीवी बाई टी आर, बस। यानी कि V अगर आपको पता है तो उसको डिफरेंशिएट करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको सिंपली क्या करना है, माइनस डीवी बाई डी आर कर देना है, ये आप कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, करेक्ट। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारी जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है नहीं याद रह रहा है, ठीक है, वैसे तो याद होना चाहिए। ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको याद होना चाहिए। लेकिन मान लो भूल गए, प्रेशर में भूल गए, टेंशन में भूल गए, तो पोटेंशियल याद रहेगा। पोटेंशियल के सिंपल टर्म्स होते हैं, अक्सर उसके टर्म्स जो होते हैं वो सिंपलर होते हैं, तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो अभी ये रिजल्ट को हम बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, तो इस रिजल्ट को यूज करते हैं। ओके, तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा,
माइनस क्यू इंटू ई, है कि नहीं? ठीक है, ये चार्ज कितना है? ये चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई, बेसिकली माइनस क्यू, माइनस का मतलब क्या है कि जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ऑपोजिट टू आर, है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर। फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है माइनस क्यू ई, तो ये हो जाएगा माइनस स्मॉल क्यू, और ई का वैल्यू अभी हमने देखा के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का अंडर रूट, करेक्ट। अब ये जो आर है वो बेसिकली क्या है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टेंस है। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? सोच के बताइए। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां होगा? सेंटर पे होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। सेंटर पे स्मॉल आर का वैल्यू कितना? जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना? जीरो। यानी कि जब पार्टिकल सेंटर पे रहेगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। तो सेंटर से हमने उसको कितना डिस्प्लेस किया? सेंटर से हमने उसको आर डिस्प्लेस किया, ठीक है। सेंटर से उसने हमने उसको स्मॉल आर डिस्प्लेस किया, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है? उसके ऊपर फोर्स लग रहा है ये। अब एक बात तो समझ में आ रही है कि ये एसएचएम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर आ जाना चाहिए था। नेगेटिव है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे हो फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वो क्राइटेरियन सेटिस्फाइड है, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान दीजिए तो कैपिटल आर है 1 मीटर और स्मॉल आर है 1 सेंटीमीटर। यानी कि क्या? यानी कि कैपिटल आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, है कि नहीं? कैपिटल आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। अगर ये पार्टिकल, इस डायग्राम में पार्टिकल बहुत दूर लग रहा है, बट अगर ये पार्टिकल बहुत नजदीक हो सेंटर के, तो हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं कि कैपिटल आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करने से क्या होगा? सॉरी, ये अंडर रूट नहीं है यार, ये टू द पावर 3/2 है, सॉरी, इसको मैं चेंज कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई, अब ये स्मॉल आर स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, यानी कि नीचे क्या बन जाएगा? आर क्यूब। अब आप बताइए कि ये एसएचएम है कि नहीं है? ये एसएचएम है कि नहीं है? ये तो बिल्कुल एसएचएम है, ठीक है। ये जो टर्म है वो क्या है? वो है कांस्टेंट। आर से डिस्प्लेस किया तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर है और ऑपोजिट टू आर भी है, यानी कि ये बिल्कुल एसएचएम होगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस क्यू के क्यू बाई एम आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। और इसको किससे हमें कंपेयर करना पड़ेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली एक्स यूज करते हैं, बट बात वही है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास? ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारे पास के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल आर क्यूब। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम? आई होप नॉट, ठीक है। यानी कि अब सिंपली टाइम पीरियड निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए अगर आप चाहिए तो। इसके बाद फटाफट इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। ठीक है, डन। तो ओमेगा स्क्वायर है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल एम कैपिटल आर क्यूब। यानी कि यहां से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा, यानी कि हो जाएगा एम कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अपने को क्या करना है? अपने को सब्सटीट्यूशन कर देना है, तो ये हो गया 2 पाई। स्मॉल एम कितना है? 0.9 ग्राम, यानी कि 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना अति आवश्यक है, ठीक है। ऐसा यूनिट्स में डालना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। कैपिटल आर कितना? 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये तो सिंपली 1 क्यूब हो गया। के का वैल्यू अपने को पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कैपिटल क्यू का वैल्यू है 10 टू द पावर -5 कूलम, और स्मॉल क्यू का वैल्यू है 10 टू द पावर -6 कूलम। ओके, तो दिख रहा है कि कुछ कुछ चीजें तो चली जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2 पाई। सो ये 9 से ये बन जाएगा 0.1।
तो अंडर रूट ऊपर है हमारे पास 10 टू द पावर -4 और नीचे कितना है हमारे पास 10 टू द पावर -11 और 9 यानी कि 10 टू द पावर -2 यानी कि ये हो गया 2 पाई 10 टू द पावर -2 यानी बाई 100 यानी कि अंडर रूट आगे बचेगा 10 यानी कि पाई बाई 5 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये तो बस कैलकुलेशन का पार्ट है, तो उसमें कुछ नोट करने की आपको जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात हमने ऑलरेडी कर ली। क्या थी इंपॉर्टेंट बात? इंपॉर्टेंट बात थी ये थी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या? अगर भूल जाओ, अगर याद नहीं रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो पोटेंशियल का वैल्यू अगर याद है तो उसको आप डिफरेंशिएट करो, -dv/dr करो, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। ठीक है, तो ये रिंग के लिए भी ट्रू है कि सबके लिए ट्रू है। आप स्फेरिकल शेल ले लो, सॉलिड स्फीयर ले लो, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड जब हो जाती हैं चीजें, आप सॉलिड स्फीयर ले लो, इनसाइड द ऑब्जेक्ट, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, आप डिस्क ले लो, डिस्क के कारण भी अगर आपको पोटेंशियल याद है तो डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? बट मैं फिर से बोल रहा हूं, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल काइंड्स ऑफ स्टैंडर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, फिंगर टिप्स में होना चाहिए, मैं पूछूं और 1 सेकंड के अंदर जवाब आना चाहिए। ठीक है, इस लेवल का प्रिपरेशन बिल्कुल जरूरी है। ठीक, परफेक्ट, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। Consider a system of 3 charges q/3, q/3 and -2 q/3 placed at the points A, B and C. ठीक है, A, B and C यानी कि ये q/3 है, ये q/3 है और ये -q/3 है। ठीक है, कलर देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा, A और B का सेम चार्ज है, C का चार्ज डिफरेंट है। ओके, टेक O to be the center of the circle and radius R and angle CAB, ये जो एंगल है एंगल CAB, ये कितना है? ये है 60 डिग्री। अब ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, यानी हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। ओके, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज q/8πε0r²। तो पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अगेन ये q/3 है, ये q/3 है और ये -2 q/3 है। क्या लिखा मैंने इधर, कुछ गड़बड़ की, -2 q/3। ठीक है, तो अब आप ये स्टेटमेंट पढ़िए, ये स्टेटमेंट पढ़ लिया तो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कीजिए ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, फटाफट ये काम पहले करते हैं, चलो गो फॉर इट। डन, कर ही लिया होगा। अब ये दिख रहा है कि ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा और बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब ए का और बी का चार्ज भी सेम है, ए से जो ओ का डिस्टेंस है और बी से जो ओ का डिस्टेंस है वो भी सेम है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो बेसिकली ए और ए बी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या? सिर्फ सी बचा। तो सी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? ऑब्वियसली टुवर्ड्स सी होगा। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा k, यानी कि 9 × 10⁹, q यानी कि 2q डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, बेसिकली क्या यूज किया हमने? kq/r² यूज किया। ओके, तो 9 × 10⁹ नहीं लिखते हैं क्योंकि यहां पे जो आंसर है वो ε0 के टर्म्स में है, तो 1/4πε0 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे फाइनली? यहां से मुझे मिलेगा 1/2π, नहीं 2 नहीं 6π हो जाएगा ना, 2 3 6, 6πε0 q/r², यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा
वो ये होगा। ए और बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, यानी कि दिस इज नॉट वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्लियर? सिंपल, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड निकाला, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट निकाल लिया, बस इतना सा काम किया हमने। क्लियर? ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये बार बार मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं है, लिख लेते हैं। ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो रिकॉल कीजिए, दो पॉइंट चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं सिस्टम में तो क्या करना पड़ता है। सोचिए इसके बारे में, अटेम्प्ट कीजिए और फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट चार्जेस के कारण होती है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, है कि नहीं। पॉइंट चार्जेस के कारण होती है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। और क्या होता है, अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो क्या करना पड़ेगा, दो दो का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास कितने हैं, तीन पॉइंट चार्जेस हैं, यानी कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दो दो के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 3C2, यानी कि तीन कॉम्बिनेशंस। तो ए और बी के कारण एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बी और सी के कारण पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, और ए और सी के कारण एक कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। करेक्ट? और इन सारी पोटेंशियल एनर्जीज का जो समेशन होगा वो हमें दे देगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है कि नहीं। तो यही काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये आर है और ये आर है, तो ये जो डिस्टेंस ए बी है ये कितना हो गया, ये 2r हो गया। ये एंगल सी ए बी 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ए सी कितना हो जाएगा, 2r cos 60 डिग्री। ठीक है, बेसिकली चार्जेस तो हमने को पता ही है, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस चाहिए, इसीलिए मैं बाकी साइड्स का लेंथ निकाल रहा हूं। ठीक है, तो ये जो AC है, AC जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2r cos 60 डिग्री, और BC जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2r sin 60 डिग्री। करेक्ट? ओके, तो अब पोटेंशियल एनर्जी का टर्म लिखते हैं। 2r sin 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है sin 60 डिग्री होता है √3/2, यानी कि ये बन गया √3r। और 2r cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री होता है हाफ, यानी कि ये बन गया r। ठीक है, तो एक साइड है r, एक साइड है √3r और एक साइड है 2r। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं। ओके, सबसे पहले k Q1 Q2, तो सबसे पहले क्या लें, A और B का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो Q1 Q2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q² डिवाइडेड बाई 9, और डिस्टेंस क्या है उनके बीच में, उनके बीच का डिस्टेंस है 2r। तो ये AB कॉम्बिनेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी है। अब बात करते हैं BC कॉम्बिनेशन के कारण, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -k, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, और ये हो जाएगा 2q² अपॉन 9 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई √3r। और अब बात कर लेते हैं किस कॉम्बिनेशन की, AC कॉम्बिनेशन की। तो AC कॉम्बिनेशन के लिए कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -k 2q² अपॉन 9, एक चार्ज 2q/3 है और q/3 है, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलकर टोटल नेगेटिव देगा। ठीक है, और इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा r से। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम। अब इनका अगर आप समेशन करेंगे, इनका अगर आप समेशन करेंगे तो कहीं से दिख रहा है कि ये 0 आने वाला है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप इस निकाल लें, फाइनल आंसर निकाल भी सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये अगर हम समेशन करें तो कहीं से मुझे नहीं लग रहा है कि ये 0 होने वाला है। ठीक है, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत ऑप्शन है। करेक्ट? ठीक है, तो इसको भी आप फटाफट नोट कीजिए,
फिर ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ठीक है, डन। चलिए तो अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस सी एंड बी इज, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। ये डिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाल लिया था ना, ये डिस्टेंस कितना था, √3r, ये था q/3, ये था -2q/3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k का वैल्यू हो गया 1/4πε0। q1 का वैल्यू कितना हो गया, 2q/3। सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो माइनस साइन की मुझे जरूरत नहीं है। दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है q/3 और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, डिस्टेंस है दोनों के बीच में √3r, तो ये बन जाएगा √3r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिल जाएगा ये 2 से ये 2 गया, तो यहां से क्या क्या है, 2 × 3, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 × 2 is 54, तो ये बन जाएगा q² अपॉन 54πε0r²। और यहां पे ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस पार्ट में तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब चलते हैं ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी क्या है, द पोटेंशियल एट पॉइंट O इज q/12πε0r। तो फटाफट O के ऊपर पोटेंशियल निकाल लीजिए और बताइए कि ये सही आंसर है या गलत आंसर है। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। चलिए डन, इतना सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पक्का पता है हो ही क्या होगा। अब एक पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो सिंपली कितना होता है, kq/r, है कि नहीं। ठीक है, तो अब सारे चार्जेस से जो डिस्टेंस है पॉइंट O का, वो ऑब्वियसली क्या है, वो r है, कैपिटल R। यानी कि पोटेंशियल कितना हो जाएगा, A के कारण पोटेंशियल हो जाएगा kq/3। ठीक है, तो kq हुआ यानी k इंटू चार्ज हुआ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, r। B के कारण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा kq/3 डिवाइडेड बाय r। और C के कारण कितना हो जाएगा, -k2q/3 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो इसको अगर हम सम करेंगे तो इसको सम करके मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहां वैल्यू 0 आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट O क्या होगा, नेट पोटेंशियल हो जाएगा 0। क्लियर? ठीक है, तो सारे ऑप्शंस हमने चेक कर लिए, तो सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन आया और वो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी। तो वो हो गया मेरा आंसर और आज का सेशन भी यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और पोटेंशियल और फील्ड के एक्सप्रेशंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्टैंडर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ओके, तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गेटिंग बेटर एंड हैव फन विद लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।